हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की पहली हेडिंग। हम क्या जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप पढ़ रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चैप्टर 13 की पहली हेडिंग है हम क्या जानते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कुछ जानकारी के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। ठीक है, पहले आपको प्रकाश संश्लेषण के विषय में कुछ बातें बताई जाएंगी। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल मतलब पत्तियों का हरा वर्णक, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आपको क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में आपको यह प्रयोग कराया गया था जिसमें आपने यह पता लगाया कि क्लोरोफिल जो है अर्थात पत्तियों का हरा वर्णक, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। आपने शायद सबलित वेरीगेट पत्तियों अथवा उस पत्ती से में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया था और अन्य पत्तियों को प्रकाश में रखा हो जिससे स्टार्च बनाने का प्रयोग को किया होगा। ठीक है, तो आपने पत्तियों को काले कागज से ढककर और कुछ पत्तियों को खुला छोड़कर आपने प्रकाश में उसको रखकर स्टार्च की जांच किया था, परीक्षण किया था कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च बनाते हैं। यह भी प्रयोग आपने किया है। तो आपने शायद सबलित वेरीगेट पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और अन्य पत्ती का प्रकाश में रखा हो जिससे स्टार्च अर्थात मंड बनाने का प्रयोग को किया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भागों में संपन्न होती है। ठीक है, तो जो भी आपने प्रयोग किया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित उन प्रयोगों से यह बात प्रकट हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वह सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ के केवल हरे भाग में ही संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा और जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और जो पत्ती पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगा हुआ था वह कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिल पाया क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, इससे इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह सारे प्रयोग जो है आपको पिछली कक्षाओं में कराया गया है जिसमें आपने यह सिद्ध किया है कि क्लोरोफिल प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है?
ठीक है। तो ऐसा निष्कर्ष जो है कैसे निकाला जा सकता है, किस प्रकार निकाला जा सकता है, यह आप प्रयोग के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रयोग के बारे में, प्रारंभिक प्रयोग के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण में दिए गए हैं। प्रारंभिक प्रयोग उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। ठीक है। जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई है उन प्रयोगों के विषय में जानना रुचिकर होगा। कौन कौन से प्रयोग हैं आइए देखते हैं। जोसेफ प्रिस्टले 1733 से 1804। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका होती है। ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1970 में बहुत से प्रयोग किए और इन प्रयोगों से यह पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है। तो प्रिस्टले ने ही 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जिसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। ठीक है। प्रिस्टले ने अपने प्रयोग में क्या देखा कि अगर जो है एक बेलजार में केवल मोमबत्ती रख दिया जाए, और बेलजार को ढक दिया जाए, तो यह जो मोमबत्ती जल रही है और उसको बेलजार से आप ढक दिए तो यह मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्द ही बुझ जाती है। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। ठीक है। एक सीमित स्थान हो और उसमें चूहा रख दिया गया हो, मोमबत्ती भी हो, तो कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी और चूहा दम घुट जाएगा, यह भी मर जाएगा। यह प्रयोग उन्होंने करके देखा। ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब जो है मोमबत्ती, चूहा और पौधे को बेलजार से ढक दिया। तो इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि तीनों जो थे वह न तो मोमबत्ती बुझी, न तो चूहा मरा। ठीक है। तीनों स्वस्थ थे, अर्थात सब सही तरीके से चल रहा था। इसके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो निष्कर्ष है इस प्रयोग का वह यही है कि इस मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो पौधा ग्रहण करता है, और पौधा जो है ऑक्सीजन निकालता है जो मोमबत्ती को जलने में और चूहे को सांस लेने में मदद करते हैं, और यह वर्क चलता रहता है। तो आइए प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्द ही बुझ जाती है। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। ठीक है। एक चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने
यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी हो जो वायु से सांस लेते हों वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। ठीक है, इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की। पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। ठीक है, तो प्रिस्टले ने इस प्रयोग पर यह बताया कि, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बताया जा रहा था कि इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की। पौधे जो हैं उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। ठीक है, तो जलती हुई मोमबत्ती जिस वायु को कम कर देती है या फिर सांस लेने वाले प्राणी जिस वायु को कम कर देते हैं उस वायु को पौधे जो हैं पूरा करते हैं। यह बात जो है प्रिस्टले ने अपने परिकल्पना में कही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? ठीक है, प्रिस्टले ने अपने प्रयोग में एक मोमबत्ती और पौधे का प्रयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सकें कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यह था जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग। दूसरा जो प्रयोग है वह जॉन इंजनहाउस ने किया था। जॉन इंजनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। ठीक है, तो जो सेटअप प्रिस्टले ने बनाया था उसी सेटअप के आधार पर जॉन इंजनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में रखा और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। ठीक है, तो इंजनहाउस के प्रयोग से यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। ठीक है, तो यह जो है जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाने का काम करता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जली पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे। ठीक है, इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। ठीक है, बाद में उसने
इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। ठीक है, तो बाद में इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में हुई। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। ठीक है, तो आप जो है प्रारंभिक प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रारंभिक प्रयोग कौन कौन है, तो इसमें आपको बताया गया कि जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए, जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान, जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे को सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इस अवलोकन के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने के पौधे के रखा, तो उन्होंने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की। ठीक है, इस आधार पर प्रिस्टले ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती या पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी, ताकि यह पता कर सकें कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, यह जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग था। अब है जॉन इजेनहाउस। जॉन इजेनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया, जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में रखा और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इजेनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इजेनहाउस ने यह दिखा दिया कि केवल पौधे का हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस बोन सैस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो 1854 से पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जूलियस बोन सैस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है, शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग में होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस बोन सैस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधे वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है।
उसके बाद के अध्ययन से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है। अब आप टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया। टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने एक रोचक प्रयोग किया जिसमें प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लैडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया मुख्यतः लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। ठीक है। तो टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने पाया कि बैक्टीरिया मुख्यतः लाल और नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। ठीक है। आगे जो है 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था। ठीक है। जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। CO2 + H2O प्रकाश CH2O + O2 के रूप में, जहां CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कार्नेलियस वैन नील ने प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। ठीक है। तो एक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे कार्नेलियस वैन नील के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैगनी और हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। ठीक है। कार्नेलियस वैन नील का प्रयोग जो था वह बैगनी और हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। 2H2A + CO2 प्रकाश 2A + CH2O + H2O। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है। हरे पौधों में जो H2O होता है वो हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड बैगनी H2S बैगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन दाता होता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड बैगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड बैगनी और हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है
तो ऑक्सीकरण उत्पाद जो है वह जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन होता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा जो निकाली गई ऑक्सीजन है वह H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला जो सही समीकरण है वह यह है 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, तो यह प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला एक सही समीकरण है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 H2O के अणु प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 6 H2O बनता है और 6 अणु ऑक्सीजन का मुक्त होता है। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली ऑक्सीजन को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है सिंगल स्टेप में नहीं होता है, यह बहुचरणीय प्रक्रम होता है। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? ठीक है, यहाँ पर जल के 12 अणु प्रयोग हुए हैं क्रियाधार के रूप में। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अगले हेडिंग में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रारंभिक प्रयोग के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।